ओके, तो की की इज अ स्कीम फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, की जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। की कोई यहाँ पे चाबी की बात नहीं हो रही है, की यहाँ पे एक ऐसा स्कीम है जिससे हम किसी स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जो टर्म है की, दैट इज द सेट ऑफ ऑल्टरनेट करेक्टर्स। ऑल्टरनेट करेक्टर्स मतलब दो ऐसे करेक्टर्स होंगे जिसमें चॉइस भी होगी, और एक करेक्टर जो होगा उसमें एक ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल आएगा, मतलब सो मेनी ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू दैट करेक्टर, और दूसरे ऑप्शन के साथ भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बिलोंग करेंगे। ठीक है, उन करेक्टर्स को कुछ इस तरीके से अरेंज किया जाता है ताकि उन ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जा सके और सेलेक्ट किया जा सके कि वो उस करेक्टर को मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, बात समझ आ गई। अकॉर्डिंग टू देयर प्रेजेंस और एब्सेंस इन द ऑर्गेनिज्म, मतलब उस करेक्टर के बेसिस पे देखा जाएगा कि उस ऑर्गेनिज्म में वो करेक्टर प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। ठीक है, बात समझ आ गई है। जैसे आप लोग कुछ डिफरेंस जैसे राइट करते हैं, जैसे कि सपोज करिए, सपोज करिए कि हम डिफरेंस लिख रहे हैं और आप लिखते हैं पैरामीटर, लिखते हैं ना पैरामीटर, और अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं एवीज, एवीज मीन्स बेटा मैमल्स, सॉरी बर्ड्स। एवीज कौन होते हैं यहाँ पे? बर्ड्स क्लास है ये, और दूसरा आता है मैमल्स। ओके, मैमीलिया, एक्चुअल में मैमीलिया इज द क्लास। तो जैसे हम सबसे पहला करेक्टर लेते हैं फैदर। ठीक है, अब आपको पता है बर्ड्स में फैदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यस। मैमल्स में फैदर प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्शनल केसेस अभी नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, कुछ कुछ मैमल्स में रहते हैं, वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसे करेक्टर्स हैं जो एनिमल्स की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि कुछ एनिमल्स में वो करेक्टर प्रेजेंट है और कुछ में एब्सेंट है। सेकेंड करेक्टर की बात करते हैं बेटा, मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट इन एवीज, यस और नो? No, ma'am. No, ma'am. And present in mammals? Yes, ma'am. ठीक है, तो ऐसे क्या हो रहा है, आप इस कैटेगरी में देखो। अब आपके सामने मैंने क्या किया, आपके सामने मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ, आप फिर मेरे को बताएंगे कि वो एवीज लाइक करेक्टर दिखाएगा या फिर मैमल्स लाइक करेक्टर दिखाएगा। जैसे कि पीकॉक, बताइए उसको आप किस कैटेगरी में रखेंगे? दैट कम्स अंडर Aves. एवी, करेक्ट, बिकॉज पीकॉक के पास वो करेक्टर्स रहेंगे जो एवीज में होते हैं, स्टैंडर्ड करेक्टर। स्टैंडर्ड करेक्टर मतलब बेटा कॉमन करेक्टर, उसके पास फेदर्स होंगे, उसके पास बीक होगी। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड एब्सेंट होंगी, तो वो करेक्टर जो है वो ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं, उसको पहचानने में और उसको क्लासिफाई करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गया क्या है कि की हेल्प से यहाँ पे फर्स्ट लास्ट पॉइंट लिखा है, अकॉर्डिंग टू देयर प्रेजेंस और एब्सेंस इन द ऑर्गेनिज्म। किसकी बात कर रहे हैं? करेक्टर की, कि वो उस ऑर्गेनिज्म में करेक्टर प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। ओके, क्लियर है बेटा? नाउ Yes, नेक्स्ट ma'am. one is the thus taxonomic key are based on the contrasting characters. Contrasting characters generally in a pair called couplet. आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने करवाया था डाइकोटमस लीफ का। ठीक है, डाइकोटमस लीफ में क्या आपने पढ़े थे? दो ऑप्शंस आ रहे थे, कपलेट में थे ना वो करेक्टर, याद है कि नहीं है बेटा? याद है ना आप लोगों को? Yes, ma'am. तो वहां पे जैसे स्टार्टिंग में आपने एक एग्जांपल पढ़ा था डाइकोटमस में, बेटा क्या था? पहला करेक्टर बताएंगे मुझे? हाँ, नीडल लाइक लीफ, हाँ ना? और दूसरे कौन से थे? नॉन नीडल। तो ये करेक्टर बेटा लीफ का है जिसमें नीडल और नॉन नीडल की बात की है, तो पेयर में हुआ ना ये करेक्टर, यही बोला ना? ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स
जनरली इन अ पेयर, और उसको बोलते हैं कपलेट। अब यहाँ पे बेटा जो नीडल वाला है वो आपको आगे लीड कर रहा है। अगर आप उस लीफ की पहचान कर गए और आपको पता चल गया कि वो लीफ कैसा है, नीडल वाला है, तो आपको नीडल वाले ऑप्शन को जब आप चूज कर रहे हो तो वो आपको क्या करेगा, आगे चॉइस देगा। लिखा ना, इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन टू ऑपोजिट ऑप्शंस। अगर आप पहला ऑप्शन ले रहे हैं, बेटा देखिए आपके सामने सैंपल पड़ा है, लीफ पड़े हुए ए बी, ठीक है, आपने दोनों लीफ को पहचाना कि ये नीडल की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये मैं कुछ इस तरह के बता रही हूँ, ठीक है, पाइन्स के लीफ होते हैं नीडल की तरह। और अगर मैं यहाँ पे मैंगो का लीफ रख दूं, ठीक है, तो यहाँ पे आप मेरे को बताएंगे कि जिस लीफ की मैं बात कर रही हूँ दैट इज नीडल लीफ और नॉन नीडल लीफ। तो आप मेरे को आंसर बताएंगे विच वन इज नीडल लीफ, A1 और B? ये वाला जो है ना, ये वाला जो ए लीफ होगा दैट इज द नीडल लीफ, ठीक है, और जो दूसरा है दैट इज द नॉन नीडल लीफ। तो कहीं ना कहीं जो आप चॉइस कर रहे हैं उस प्लांट को, उसको सैंपल को पहचान रहे हो, वो फिर आपको आगे चॉइस दे रहा है। वो जैसे कि नॉन नीडल में आपको क्या बोला था, गो टू जो भी पॉइंट था, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो उसको वो चॉइस आपकी आगे लीड कर रही है ना स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट के साथ जो आपको आंसर दिखाएगा, जो आपको एग्जाम्पल बताएगा, जिसमें आपने कई तरह के एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए थे, मैग्नोलिया है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे जो चॉइस आपने चूज की है दोनों ऑप्शंस में से, वो आपको आगे लीड करेगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट के साथ जोड़ेगा, और नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपको उसका एग्जाम्पल मिलेगा या आपको उसका एक और कैरेक्टर जानने को मिलेगा। बात समझ आ गई है? दिस रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर। सिंपल सी बात है, अगर आपको जो आपने प्लांट चूज किया वो अगर नीडल वाला है तो आप उसी के साथ आगे लीड करेंगे, नॉन नीडल वाले को आप रिजेक्ट कर रहे हो, ठीक है। आपने ए सैंपल को पहचान लिया, ए सैंपल ऐसे लीफ का था जो नीडल वाला था, तो नीडल वाला लीफ ये आगे आपको लीड करेगा ना, तो दूसरे को तो आपने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उस लीफ में नॉन नीडल वाला कैरेक्टर प्रेजेंट ही नहीं है, तो आप उसको क्यों चूज करोगे? बात समझ आ गई है ना? तो वो अदर ऑप्शंस जो होगा उसको आपने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्लियर है सभी को इतना बच्चे? क्लियर है? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now, each statement in the key is called a lead. जो स्टेटमेंट आपको आगे उस करेक्टर के साथ जोड़ रही है, नेक्स्ट करेक्टर के साथ जोड़ रही है, उस स्टेटमेंट को बोलते हैं लीड। वो आपको क्या कर रही है, लीड कर रही है, जो आपको दूसरी मतलब अनदर टू अनदर स्टेटमेंट के साथ लिंक करेगी ना। इसमें बेटा मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, वही एग्जांपल याद करिए जो मैंने आपको लास्ट टाइम करवाया था डाइकोटोमस लीफ का, ठीक है। लेट मी शो द स्लाइड अगेन। दिस वन नीडल लीफ गो टू 2, ठीक है। अगर आप नीडल लीफ देख रहे हैं, आपके पास सैंपल में नीडल लीफ है, तो वो आपको लीड कर रही है स्टेटमेंट, और वो लीड कर रही है और वो स्टेटमेंट आपको सेकंड पॉइंट के साथ लिंक करेगी, सेकंड स्टेटमेंट के साथ लिंक करेगी। तो नीडल लीफ दो तरह के हो सकते हैं, नीडल लीफ सिंगल भी हो सकता है, क्लस्टर में भी हो सकते हैं। तो बेटा अगर आपने नीडल लीफ की ऑप्शन को चूज किया है तो दूसरे को ऑटोमेटिकली आपने रिजेक्ट किया। बात समझ आ गई? अगर आप नीडल लीफ की जगह दूसरा लीफ यूज कर रहे हो या चूज कर रहे हो, सेकंड ऑप्शन चूज कर रहे हो, तो वो आपको थर्ड स्टेटमेंट के साथ जोड़ रहा है, जो आपको दूसरा एक नॉन नीडल लीफ का करेक्टर बताएगा कि नॉन नीडल लीफ सिंपल भी होते हैं और कंपाउंड भी होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट आपको आगे कंटिन्यू कर रही है, आपको और किसी स्टेटमेंट के साथ जोड़ रही है, तो दैट इज कॉल्ड द लीड स्टेटमेंट, ठीक है। समझ आ गया? नेक्स्ट
This is carried out for an organism by determining its similarity with an already known organism. जैसे जो स्टेटमेंट लीड कर रही है, कहीं ना कहीं वो स्टेटमेंट आपको अदर ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी पहचानने में बताएगी। देखिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक नॉन नीडल लीफ की बात कर रही हूँ, किसकी बात कर रही हूँ? नॉन नीडल लीफ की, ठीक है, जिसमें मैंने बताया वो लीफ नॉन नीडल में सिंगल और कंपाउंड बोला ना, ये नॉन नीडल में मैं सिंपल लीफ का ऑप्शन चूज कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है मैंगो का, ठीक है। अब मैंने आपके सामने एक रखिए पपाया का रख लो, या फिर रोज का लीफ रख लो, ठीक है। अब आप रोज लीफ को देखोगे और उसको मैच करोगे कि क्या उसमें भी नॉन नीडल लाइक कैरेक्टर्स हैं, और वो भी क्या सिंपल है कि क्लस्टर में है। तो कहीं ना कहीं क्लस्टर नहीं, सॉरी, कंपाउंड है, तो कहीं ना कहीं आप उस दोनों प्लांट के कंपैरिजन कर सकते हो, दोनों की लीफ के अरेंजमेंट को समझ सकते हो, ठीक है। तो आप उन ऑर्गेनिज्म का आपस में कंपैरिजन करके कितने वो सिमिलर हैं और कितने वो डिसिमिलर हैं वो भी बता सकते हो। मतलब कि जैसे मान लो ऋषिका है, वंशिका है, ठीक है, मैंने क्या किया, दोनों आपको पता है सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, दोनों में सिमिलैरिटीज भी बताओ और दोनों में डिसिमिलैरिटीज भी बताओ, बट वो अब काफी ज्यादा आपस में सिमिलर होंगी, ठीक है, सिमिलर होंगी ना, कुछ ही पॉइंट्स उनके डिफरेंट रहेंगे, कुछ करेक्टर्स उनके डिफरेंट रहेंगे, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर सेम है, बट कहीं ना कहीं उनका मेंटल एबिलिटी, उनकी गेमिंग पावर, बाकी स्किल्स जो है वो दोनों की कहीं ना कहीं डिफर करेंगी। बात समझ आ गई? अब देखो ये नेक्स्ट स्टेटमेंट देखनी है आपने। सपोज देयर आर 3 प्लांट्स, से ए बोला है कि 3 प्लांट्स लीजिए और उनमें एक को ए एज्यूम करिए, दूसरे को बी एज्यूम करिए, तीसरे को सी एज्यूम करिए, ठीक है। ऑल रिप्रेजेंट्स द डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। पहली स्पीशीज आ गई ए, दूसरी आ गई बी और तीसरी आ गई सी। तीनों की तीनों अलग अलग स्पीशीज है, ध्यान से समझना, तीनों की तीनों डिफरेंट स्पीशीज हैं, ठीक है। अब कोई एक अनदर प्लांट ले लो जो है स्पीशीज डी, स्पीशीज डी नहीं बोलेंगे, डी है वो, ठीक है। वो जो डी प्लांट होगा, आपको देखना है कि वो डी प्लांट किसके साथ मैच कर रहा है, ए के साथ कर रहा है कि बी के साथ कर रहा है कि सी के साथ कर रहा है। आप उसको देखोगे ना, देखोगे कि नहीं देखोगे? Yes, ma'am. Yes, yes. एक तरफ मैंने रखा, सपोज करिए कि एनिमल्स की बात करते हैं, कैट रखा, एक तरफ मैंने डॉग रखा, ठीक है, और एक तरफ हमने एलिफेंट रखा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक स्पीशीज रखी डॉग की, कोई स्पीशीज बताइए डॉग की कोई? German Shepherd. चलिए मैंने बुलडॉग लिख दिया। अब आप मेरे को बताओ कि बुलडॉग किससे ज्यादा क्लोजली रिलेट करेगा, किससे क्लोजली मैच करेगा, किस स्पीशीज को मैच करेगा, कैट को कि डॉग को कि एलिफेंट को? Dog. डॉग को करेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 3 वैरायटी अलग अलग स्पीशीज की ली, इसकी प्लांट की, और एक 4th टाइप ली, और ये देखा कि 4th टाइप किन तीनों के साथ मैच कर रही है, किस में से मैच कर रही है, ए के साथ कर रही है कि बी के साथ कर रही है कि सी के साथ कर रही है। क्लियर हो गया? ठीक है बच्चे, तो इससे क्या है, आपको डी ऑर्गेनिज्म की पहचान मिल गई ना, डी ऑर्गेनिज्म की पहचान मिल गई, क्योंकि आपको इन तीनों के बारे में पहले से पता था, पर जब आपने एक अनदर डी स्पीशीज को देखा वहां पे, तो वो देखा कि डी स्पीशीज काफी हद तक बी के साथ मैच कर रही है, लिखा नहीं यहाँ पे, अनदर प्लांट से डी रिजेंबल्स द बी, ठीक है। द रिकॉग्निशन ऑफ द प्लांट डी, आपने डी प्लांट को रिकॉग्नाइज कर लिया,
दैट इज आइडेंटिकल टू द बी, ठीक है, जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो। तो अगर मान लो यहाँ पे आप लोगों ने कुछ स्पीशीज को पहले से जाना हुआ है, ठीक है, इन तीनों स्पीशीज के बारे में आप काफी डिटेल में जानते हो। दीज स्पीशीज डिफरेंट है ये तीनों, दीज स्पीशीज आर वेरी वेल नोन, ठीक है, ये आप अच्छे से जानते हो। अगर आप कहीं पे विजिट करते हो और आपको घूमते घूमते कोई एक अनदर टाइप की स्पीशीज दिखती है जिसको आपने पहले कभी नहीं देखा था, ठीक है, तो अगर आप वो स्पीशीज कंपेयर करना चाहते हो कि जो आपने पहले से पढ़ी हुई है स्पीशीज, क्या वो उनके साथ मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, तो आप उसको, अगर मान लो कि ये डी स्पीशीज बी के साथ मैच कर रही है, तो आप उसी कैटेगरी के अंदर उसको क्लासिफाई करोगे ना कि ए और सी के बीच में। बात समझ आ गई? अगर आपको डॉग की ही वैरायटी मिली है तो आप उसको डॉग की कैटेगरी में ही रखोगे ना। अगर आप मैमल्स देख रहे हो और मैमल लाइक कैरेक्टर, नया ऑर्गेनिज्म, जो नया ऑर्गेनिज्म या नई स्पीशीज मैमल की तरह कैरेक्टर दिखा रही है, तो आप उसको क्लास मैमेलिया में ही रखोगे, ना कि एवीज में रखोगे। बात समझ आ गई है सभी को? अगर नई स्पीशीज बर्ड्स की तरह कैरेक्टर दिखा रही है तो आप उसको एवीज में रखोगे। तो ये होता है की का रोल, ठीक है, बात समझ आ गई। नाउ द नेक्स्ट वन इज द सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। जो सेपरेट टैक्सोनॉमिक की होती हैं वो हमें अलग अलग कैटेगरी को जो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं या ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने में हेल्प करती हैं। टैक्सोनॉमिक की बेटा वो तो पीछे आपने पढ़ी, ठीक है, बट कैटेगरी कौन सी होती है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं फैमिली, जीनस और स्पीशीज। टैक्सोनॉमिक की कब हेल्प करती है? पहली बात, आपको किंगडम का नाम पहचानना है, तभी आप उसके अंदर के सभी रैंक्स को उस ऑर्गेनिज्म को दे पाओगे ना। बात समझ आ रही है? सबसे पहले आपने उस कोई भी सैंपल है, स्पेसिमन है, पहले उसको आइडेंटिफाई किया, फिर आप उसको किंगडम में रखोगे, किंगडम के बाद ही अगली कैटेगरीज दोगे ना आप उसको। बात समझ आ रही है बेटा? जब तक तुम्हें किंगडम नहीं पता होगा तो कैसे आप उसको फैमिली, जीनस या स्पीशीज का नाम दोगे, ठीक है। दीज की आर मोर यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन स्पीशीज। जिन स्पीशीज के बारे में आप नहीं जानते हो, जो अभी करंटली या एकदम से आपने उनको डिस्कवर किया है, तो उन स्पीशीज को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो जो ऑलरेडी नोन स्पीशीज होती हैं उनके साथ पहले उन अननोन स्पीशीज को कंपेयर करते हो। अगर वो करेक्टर मैच करेगी तो आप उसको उस कैटेगरी में डाल दोगे, अगर मैच नहीं करेगी तो आप उसको एक नए टैक्सोन के अंदर रखोगे। बात समझ आ गई है? अलग कैटेगरी में रखोगे, ओके। मान लीजिए, अब ध्यान देना, जैसे आपको किंगडम बताए थे, दो किंगडम, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलियम। नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे किंगडम्स के बारे में। मान लो कि मैं कहीं पे अफ्रीका के फॉरेस्ट में घूम रही हूँ, ठीक है, घूमते घूमते मुझे कोई एलियन मिल गया। एलियन सुना हुआ है ना आपने, कहीं ना कहीं एलियन के बारे में सुना। क्या ऐसी स्पीशीज हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है पहले से? बोलो। No, ma'am. कहीं ना कहीं वो एलियन सडनली अपियर हुआ नया स्पीशीज है, तो काफी हद तक उसके कैरेक्टर्स किससे मैच करेंगे बताएंगे मुझे? एवी से, मैमल से, रेप्टाइल से। जो मूवीज में आपने इमेजिनेशन से एलियन देखा है उसकी बता रही हूँ मैं, उसको इमेजिन करिए, वो किसकी तरह ज्यादा मैच करेगा? मैमल से करेगा, एवी से करेगा, रेप्टाइल से करेगा, फ्रॉग से करेगा, यानी एम्फीबियन से करेगा? किससे ज्यादा मैच करेगा क्लोजली बताएंगे? Mammals. बट दैट इज नॉट टोटली आइडेंटिकल टू द मैमल्स। पूरा का पूरा वो एलियन जो है वो मैमल्स की तरह तो नहीं दिख रहा है ना, ह्यूमन की तरह तो नहीं ना दिख रहा है बेटा, बोलो। No, ma'am.
उसमें कुछ करेक्टर्स डिफर करेंगे ना ह्यूमन से, Yes, ma'am. ठीक है। तो उसको अब एक नई स्पीशीज का नाम दे दिया जाएगा। ह्यूमन ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमो सैपियन, ठीक है। पर उसको होमो सैपियन में नहीं रखेंगे क्योंकि दैट इज नॉट मैच विद द होमो सैपियन। some characters are different from the homo sapiens, so we can categorize into another species for that alien। हम उस alien के लिए कोई another species का नाम दे देंगे। तो समझ आई बात की नहीं? अगर कोई आप ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हो अननोन स्पीशीज को, तो पहले तो आप उसको जो एग्जिस्ट कर रही है कैटेगरी या क्लासिफिकेशन उसके साथ कंपेयर करेंगे और फिर देखेंगे कि वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो मैच नहीं कर रहा होगा प्रेजेंट या नॉन स्पीशीज से, तो फिर आप उसको अलग कैटेगरी में रख दोगे, नई स्पीशीज का नाम दे दोगे। क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. Third point, being analytical in nature, these are generally of two types। यहाँ पे बात की है की जो होती है वो टू टाइप्स की होती है। पहली की का नाम है यॉक्ड और इंटेंडेड की, और दूसरी की का नाम है ब्रैकेटेड की, ठीक है। ओके, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज की एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ की आर इन द लिविंग वर्ल्ड। मतलब हम जो क्लासिफिकेशन करने के लिए जिस की को यूज करते हैं वो कितनी टाइप की होती है। तो पहली की है इंटेंडेड की और द यॉक्ड की, ठीक है बेटा। इंटेंडेड की क्या होती है, जो हम पढ़ चुके वही यहाँ पे बताया है। इंटेंडेड की होती है, वेट अ मिनट, आई विल राइट द डेफिनेशन ऑफ इंटेंडेड की। इंटेंडेड की को यॉक्ड की भी बोलते हैं। इट प्रोवाइड्स, एक लाइन में इसकी स्टेटमेंट है, इट प्रोवाइड्स सीक्वेंस ऑफ choices between two or more statements of characters, ठीक है, characters of species। इंटेंडेड के क्या है, ये प्रोवाइड करती है सीक्वेंस ऑफ चॉइसेस बिटवीन टू और मोर स्टेटमेंट ऑफ कैरेक्टर्स। इसमें एग्जाम्पल आता है जो मैंने अभी आपको करवाया डाइकोटोमस लीफ का, ठीक है। ध्यान से समझें, इंटेंडेड की इसमें क्या बोला है, चॉइस है कि नहीं, कपलेट है ना, ये पेयर में है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपको मिल रही है चॉइस में, ठीक है, जो आपको आगे लीड कर रही है अनदर स्टेटमेंट के साथ, जिससे आप उस स्पीशीज को पहचान पाओगे और उसके कैरेक्टर्स जो हैं वो आप समझ पाएंगे कि उसमें कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट है और कौन सा कैरेक्टर एब्सेंट है। जैसे नीडल लीफ तो गो टू, तो नीडल लीफ में जब गए तो बोला नीडल लीफ दो तरह के होते हैं, सिंगल भी होते हैं, क्लस्टर में भी होते हैं। तो आगे आपको क्या दिया, उसका एग्जाम्पल दिया ना। तो नीडल लीफ क्लस्टर में जो होते हैं वो पाइन्स का एग्जाम्पल आ गया, अगर सिंगल होंगे तो उसका भी एग्जाम्पल आ गया। अगर नॉन नीडल लीफ चूज कर रही हो, स्पेसिमेन आपके पास नॉन नीडल वाला है, तो वो आपको थर्ड स्टेटमेंट के साथ लेके जा रहा है जो आपको चॉइस दे रहा है, ठीक है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो दैट की इज कॉल्ड द इंटेंडेड की। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ की, दैट इज द ब्रैकेटेड की। काफी हद तक मैच करती है ब्रैकेटेड की इंटेंडेड की से। ब्रैकेटेड की क्या होती है, ब्रैकेटेड की इज द की in which the pairs of contrasting statements are used for identification। यहाँ पे ब्रैकेटेड की में
पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स रहती हैं जिनको हम आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, जस्ट लाइक द इंटेंडेड टू। ठीक है बेटा, समझ आया? काफी हद Yes, तक ma'am. दोनों की मैच कर रही हैं, जिस तरह से आपने पढ़ा था वो ड्राई स्किन वाला। ठीक है, वेट, जैसे आपने पढ़ा था ड्राई स्किन वाला, वैसा ही है यहाँ पे। दिस वन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं जो आपको आगे चॉइस दे रहे हैं और आंसर कर रहे हैं कि इस एनिमल में ये वाला कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। तो दोनों की काफी हद तक मैच कर रही हैं, एक ही सेंस बोल रही हैं कि भाई आपको वहां पे एक स्टेटमेंट लीड करेगी जो आपको आगे ऑप्शन देगी और उसके एग्जांपल्स या स्पीशीज के बारे में बताएगी। ठीक है बेटा? ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया सभी को? Yes, ma'am. ओके, नाउ बेटा अब आपका इस चैप्टर में एक क्वेश्चन आता है, जस्ट वेट। कुछ क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, उन एनसीईआरटी क्वेश्चंस की तरफ थोड़ा मूव करते हैं। विजिबल है आपको ये? विजिबल है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ओके, नाउ सी, व्हाई आर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड? बताएं, क्वेश्चन पढ़ो और मेरे को बताओ, हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्यों क्लासिफाई करते हैं? Ma'am, to आरुषि, identify the organism. ठीक है, आइडेंटिफाई करने के बाद उनको क्लासिफाई क्यों किया जाता है बताओ? वंशिका बताइए। हम Ma'am, एनिमल्स to know about that organisms, its class and phylum. ओके, यस करेक्ट। मतलब ये बोल सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पे मैं एक तरफ मैंने लिखा स्नेक, एक तरफ मैंने लिख दिया फ्रॉग, एक तरफ मैंने लिख दिया क्रोकोडाइल। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे आप? बोलो, इन ऑर्गेनिजम्स को क्या करोगे? तीनों को क्या करे हुए? बोलो जल्दी बोलो। Identify क्या आइडेंटिफाई करेंगे आप इनके? characters. ठीक है, पहला करेक्टर क्या देखेंगे उस एनिमल का? Kingdom. मॉर्फोलॉजी पे जाने से पहले सबसे पहले देखेंगे कि वो एनिमल कहाँ रहता है, व्हाट इज द हैबिटेट ऑफ दैट एनिमल। ठीक है, कौन कौन से हैबिटेट होते हैं बताएंगे मुझे? एक ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ रह सकता है? बोलो, पानी में, वाटर में, Land. एक्वेटिक हो सकता है, और जो लैंड पे रहते हैं दैट इज कॉल्ड दैट एनिमल्स आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल। ठीक है, और जो दोनों जगह रहते हैं, पानी में भी रहते हैं लैंड पे भी रहते हैं, उनको बोलते हैं एम्फीबियंस। ठीक है, जो एनिमल्स दो